एक ऐसे आर्टिस्ट जिनकी सादगी ही इनकी स्टाइल स्टेटमेंट है। वो सपोर्टिंग एक्टर जिन्हें हीरो के दोस्तों के रोल में टाइप कास्ट कर दिया गया, लेकिन जब इन्हें मौका मिला तो इन्होंने हीरो से ज्यादा लाइमलाइट बटोर ली। लेकिन क्या वजह रही कि एक पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली में पैदा होने के बावजूद अपने पिता की विरासत को संभालने की जगह इन्हें बॉलीवुड का रुख करना पड़ा? क्यों सक्सेस थाली में परोस कर देने के बावजूद भी ये बॉलीवुड के स्टार एक्टर नहीं बन सके और इन पर बॉलीवुड के साइड एक्टर का थप्पा लग गया? और क्या सच में जेनेलिया के साथ इनकी लव स्टोरी एक फेयरी टेल थी या फिर एक सोचा समझा पीआर स्टंट? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रितेश देशमुख की, जिन्हें लोग अंडर एस्टिमेटेड जीनियस कहते हैं, जिसे बॉलीवुड कभी समझ ही नहीं पाया। कुछ लोगों का मानना है कि रितेश देशमुख ने खुद ही फूहड़ और अश्लील कॉमेडी करके अपना करियर खराब कर लिया है, और तो और लोगों का कहना है कि मजबूरी में इन्हें मराठी सिनेमा करना पड़ा। दोस्तों, हमारी टीम ने इन दावों की पड़ताल की ताकि इस अंडररेटेड एक्टर की असली सच्चाई सामने आ सके। इनकी लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस दरअसल बचपन से ही शुरू हो गई थी। रितेश देशमुख का जन्म महाराष्ट्र के लातूर में 17 दिसंबर 1978 को हुआ। इनकी मां का नाम वैशाली देशमुख है, जो कि एक होम मेकर हैं, और इनके पिता विलास राव देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के 2 बार सीएम रह चुके थे और साथ ही साथ सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर भी। इंडियन पॉलिटिक्स में इनकी पकड़ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी। सिर्फ पिताजी ही नहीं, बल्कि इनके बड़े भाई अमित देशमुख भी लातूर सिटी से एमएलए रहे हैं, और इनके छोटे भाई धीरज लातूर रूरल के एमएलए। सिस्टर इन लॉ अदिति देशमुख एक्ट्रेस हैं और दीपशिखा देशमुख फिल्म प्रोड्यूसर हैं। ऐसे में ये कहना कि इन्हें प्रिविलेज नहीं मिला काफी गलत होगा। और जब पिताजी स्टेट के सबसे पावरफुल व्यक्ति हों, तो ऐसे में बॉलीवुड के दरवाजे आपके लिए खुलते ही नहीं, बल्कि रेड कारपेट बिछा के आपका स्वागत किया जाता है। यूं कहें कि नेपोटिज्म का वो गोल्डन टिकट जिसके लिए अक्सर स्टार किड्स को ट्रोल किया जाता है, रितेश देशमुख को भी वो टिकट मिला। लेकिन कहते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस अवसर के साथ आता है एक बहुत बड़ा बोझ भी, एक ऐसी एक्सपेक्टेशन जिसे पूरा कर पाना लगभग असंभव होता है। हर कदम पर कंपैरिजन और हर फेलियर पे डबल क्रिटिसिज्म। लोग कहते हैं कि बाप का नाम डुबो दिया। इनका सरनेम इनके लिए एक कवच जरूर था, लेकिन साथ ही साथ एक गोल्डन केज भी, एक सोने का पिंजरा जिससे निकलकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट था। फिल्मों और पॉलिटिक्स से दूर रितेश देशमुख की एक अलग दुनिया थी, जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। दरअसल रितेश एक हाईली क्वालिफाइड आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार हैं। इन्होंने मुंबई के कमला रहेजा विद्यानिधि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर से पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इन्होंने न्यूयॉर्क के एक आर्किटेक्चरल फर्म में 1 साल तक काम भी किया। एक तरफ पॉलिटिक्स का बसा बसाया साम्राज्य और दूसरी तरफ आर्किटेक्चर वाले फील्ड में एक बहुत ही बेहतरीन नौकरी। लेकिन रितेश ने दोनों को छोड़ दिया और चुना बॉलीवुड का डमाडोल रास्ता। इनके एक इंटरव्यू के मुताबिक एक्टिंग इनका पैशन था, एक ऐसी चीज जो ये हमेशा से करना चाहते थे। एक स्केप था, एक मौका था विलास राव देशमुख की छवि से बाहर निकलकर अपनी एक अलग छवि बनाने का। लेकिन क्या सच में ये इतना आसान होने वाला था? साल 2003 रितेश देशमुख ने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा और इनकी पहली फिल्म थी तुझे मेरी कसम। और इस फिल्म में इनके अपोजिट थी 16 साल की एक नई लड़की जिनका नाम था जेनेलिया डिसूजा। इस फिल्म को बनने में करीब 1 साल का समय लग गया। बताया जाता है कि शुरुआत में जेनेलिया डिसूजा रितेश देशमुख से बात तक नहीं किया करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि रितेश देशमुख चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं तो इनमें कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड होगा। खैर, ये एक अलग कहानी है जिस पर हम आगे बात करेंगे। बात करते हैं इस फिल्म की। ये फिल्म रिलीज हुई और एवरेज साबित हुई, लेकिन टीवी पर यह फिल्म एक कल्ट साबित हुई। इस फिल्म में ऑडियंस ने रितेश को एक चॉकलेटी हीरो के किरदार में देखा जरूर, लेकिन पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। इनकी अगली कुछ फिल्में जैसे आउट ऑफ कंट्रोल, बर्दाश्त और नाच भी इन्हें एक सोलो एक्टर के रूप में एस्टेब्लिश नहीं कर सकी। ऑडियंस थोड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि ये हीरो ना तो कोई एक्शन हीरो लग रहा था और ना ही इंटेंस रोमांटिक हीरो। लेकिन साल 2004 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने रितेश के करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस फिल्म का नाम था मस्ती, एक मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म जहां रितेश देशमुख ने सारी की सारी लाइमलाइट अपने नाम कर ली। इस फिल्म में रितेश की डायलॉग डिलीवरी और कॉमेडी टाइमिंग लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। अचानक बॉलीवुड को रितेश के लिए एक परफेक्ट रोल मिल गया था, द कॉमिक रिलीफ। और फिर तो जैसे लाइन लग गई। मस्ती के बाद इन्होंने क्या कूल है हम और अपना सपना, मनी मनी जैसी फिल्में की।
इसके अलावा मालामाल वीकली, दे ताली, ब्लफ मास्टर, धमाल जैसी बेहतरीन फिल्में भी की और इन फिल्मों से ये कॉमेडी के अनडिस्प्यूटेड स्टार बन गए। रितेश देशमुख बॉलीवुड कॉमेडी के मिस्टर रिलायबल बन चुके थे। इनका फंडा काफी सिंपल था, इनके अंदर जरा सा भी ईगो नहीं था। ये संजय दत्त और अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स के साथ भी स्क्रीन शेयर करने में कंफर्टेबल थे और अक्सर इनसे ज्यादा अच्छी कॉमेडी करके जाते थे। लेकिन इस सक्सेस के बदले में इन्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इन्हें बॉलीवुड में फूहड़ और अडल्ट कॉमेडियन के रूप में टाइप कास्ट कर दिया गया। पब्लिक इनकी कॉमेडी देखकर हंसती तो थी, इनकी फिल्में 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो चुकी थीं, लेकिन क्रिटिक्स इन्हें एक सीरियस एक्टर के तौर पर देखना बंद कर चुके थे। इसके बाद साल 2012 में जिनीलिया के साथ आई इनकी एक फिल्म जिसका नाम था तेरे नाल लव हो गया। इस फिल्म के गाने काफी ज्यादा हिट रहे थे और इसके बाद आया एक बहुत बड़ा ट्विस्ट साल 2014, जिसने रितेश देशमुख के करियर को 180 डिग्री का टर्न दे दिया। मोहित सूरी ने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला, बॉलीवुड के इस नाइस गाय को एक साइको किलर का रोल ऑफर कर दिया। ये फिल्म थी एक विलन। जब इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो लोग इस ट्रेलर में रितेश को देखकर शॉक हो गए थे, क्योंकि ये वो रितेश तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे जो उन्होंने देखा था। राकेश महादकर का ये कैरेक्टर एक आम आदमी जो फ्रस्ट्रेशन में एक दरिंदा बन जाता है और रितेश ने इस किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर जीवंत कर दिया। इस फिल्म में मेन किरदार में थे सिद्धार्थ मल्होत्रा, लेकिन रितेश देशमुख ने उनके कैरेक्टर को ओवरशैडो कर दिया। पहली बार रितेश देशमुख को उनकी एक्टिंग के लिए अवार्ड्स मिले और वो भी कॉमेडी जॉनर के एकदम अपोजिट जॉनर में, यानी विलन के कैरेक्टर में। लेकिन साल 2014 का जादू अभी खत्म नहीं हुआ था। इसी साल रितेश देशमुख ने एक मराठी फिल्म में डेब्यू किया। इस फिल्म का नाम था लय भारी। ये फिल्म मराठी फिल्म इंडस्ट्री में एक सुनामी की तरह आई और इस फिल्म ने कई बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। रितेश देशमुख जो अब तक बॉलीवुड सिनेमा के साइड हीरो थे, वो मराठी सिनेमा के मास सुपरस्टार बन गए। एक विलन से क्लास के दिलों को जीता तो लय भारी से मास के दिलों को। रितेश देशमुख ने इन दोनों ही फिल्मों से ये तो बता दिया था कि इनके अंदर का एक्टर सिर्फ जिंदा ही नहीं है बल्कि पावरफुल भी है। हालांकि सक्सेस की इस मिठास के साथ साथ इनके करियर में फेलियर की कड़वाहट भी कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। जब रितेश एक तरफ एक विलन जैसी बेहतरीन फिल्म कर रहे थे, उसी वक्त रितेश देशमुख हम शक्ल जैसी क्रिंज कॉमेडी फिल्म भी कर रहे थे, जिसे तो क्रिटिक ने एक मेंटल टॉर्चर का तमगा दे दिया। इसके बाद जाने कहां से आई ये अलादीन और रण में इनका सीरियस रोल देखने को मिला, तो वहीं डू नॉट डिस्टर्ब, बैंक चोर, बेंगिस्तान और ग्रेट ग्रैंड मस्ती बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। हालांकि इसके बाद आई मर जावा और बागी 3 में इनके रोल को काफी ज्यादा पसंद भी किया गया। दोस्तों, एक दौर आया जब रितेश देशमुख पर एक फ्लॉप हीरो का ठप्पा लग गया था और इनकी स्क्रिप्ट चॉइस पर सवाल उठने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि ये या तो दोस्ती में या फिर पैसों के लिए ऐसी फिल्में साइन कर रहे हैं जिनसे इनकी क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है। ये इनके करियर का ऐसा कंफ्यूजिंग फेज था जब ये एक कदम आगे बढ़ाते थे तो 2 कदम पीछे चले आते थे। लेकिन इन सभी अप्स एंड डाउन्स के बीच इनकी पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा स्टेडी चल रही थी। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां हर हफ्ते ब्रेकअप्स और स्कैंडल्स की खबरें आम होती हैं, वहां रितेश और जिनीलिया की लव स्टोरी एक मिसाल बन गई। दरअसल इनकी कहानी शुरू हुई थी साल 2003 में तुझे मेरी कसम के सेट पर। एक सीएम का लड़का और एक सिंपल सी बबली सी लड़की। इसके बाद बात आगे बढ़ी और लगभग 9 सालों तक एक दूसरे को इन दोनों ने डेट किया। इतने दिनों तक ये मीडिया की नजरों से छुपते छुपाते रहे। शादी में भी दिक्कतें आई। रितेश के पिताजी नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में किसी तरह से उन्हें कन्विंस कर लिया गया। दोनों ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। जिनीलिया ने अपने करियर के पीक पर करियर को छोड़ दिया और अपने परिवार को संभालने में लग गई। और बरसों बाद जब जिनीलिया वापस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती थी तो रितेश देशमुख ने उन्हें इंडस्ट्री में सिर्फ लॉन्च ही नहीं किया दोबारा, बल्कि उनके लिए एक फिल्म डायरेक्ट भी की जिसका नाम था वेद। और ये फिल्म जिनीलिया के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म बन गई। इस तरह से रितेश और जिनीलिया ने रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी एक दूसरे के साथ एक परफेक्ट कपल की मिसाल पेश की। और आज तो सोशल मीडिया पर ये कपल गोल्स का एक सिंबल बन गए हैं। इनके फनी रील्स, इनके फैमिली पिक्चर्स, इनका पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन काफी ज्यादा रिलेटेबल और सच्चा लगता है। इन्होंने एक ऐसा रिलेशनशिप बनाया है जो क्लीन है, वार्म है और पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद भी है।
रितेश की जिंदगी कंट्रोवर्सी से दूर रही है। ये झगड़ों से अक्सर दूर रहते हैं, लेकिन किसी एक्टर की लाइफ में कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा संभव ही नहीं है, और रितेश भी इससे अछूते नहीं रहे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भाजपा नेता अतुल भातखलकर ने आरोप लगाया कि रितेश और जिनीलिया की कंपनी देश एग्रो लिमिटेड को लातूर में गैर कानूनी तरीके से जमीन आवंटित की गई थी। आरोप ये था कि ये कंपनी जमीन आवंटन के कुछ दिन पहले ही बनाई गई थी और नियमों को ताक पे रखकर उन्हें जमीन आवंटित कर दी गई थी। इतना ही नहीं, लातूर जिला केंद्रीय सरकारी बैंक से इन्हें कुछ ही दिनों के बाद 116 करोड़ का लोन भी मिल गया था। और देखते ही देखते इस मामले ने बहुत बड़ा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी। इसके अलावा रितेश को इनकी पॉलिटिकल चुप्पी के लिए भी अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है। जब पूरा देश नेपोटिज्म को लेकर बात कर रहा था, इस दौरान रितेश देशमुख, जो कि खुद भी नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं, वो खुद चुप्पी साधे बैठे हुए थे। वहीं देश के बड़े मुद्दों पर भी इनका स्टैंड कभी क्लियर नहीं रहता। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये इनकी सोची समझी एक स्ट्रेटजी है ताकि ये सेफली गेम खेल सकें। आखिरकार कंट्रोवर्सी से बचने का सबसे आसान तरीका तो यही है। अब आते हैं लोगों के सवाल पर, वो मास्टर स्ट्रोक जिसने रितेश की लेगेसी को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। जब बॉलीवुड इन्हें टाइप कास्ट कर रहा था, तब इन्होंने अपना रुख अपनी जमीन, अपनी मिट्टी यानी मराठी फिल्मों की तरफ मोड़ दिया। जिनीलिया के साथ मिलकर इन्होंने साल 2013 में मुंबई फिल्म कंपनी नाम से एक प्रोडक्शन हाउस स्थापित किया, जिसका पहला प्रोजेक्ट था बालक पालक। ये मराठी फिल्म काफी ज्यादा सफल भी रही और इसे कई सारे अवार्ड्स भी मिले। इसके अगले साल यानी साल 2014 में रितेश ने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था येलो। ये फिल्म भी क्रिटिकली काफी ज्यादा सफल साबित हुई और इस फिल्म के लिए रितेश को नेशनल फिल्म अवार्ड्स में स्पेशल जूरी अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2017 में इन्होंने एक और फिल्म जिसका नाम था फास्टर फेरे, इसे प्रोड्यूस किया और ये फिल्म भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। इसके बाद फिल्म लय भारी से इन्होंने एक्टिंग में तूफान मचाया और फिर फिल्म मौली से इन्होंने इस तूफान को आगे बढ़ाया। इसके बाद साल 2022 में इन्होंने डायरेक्टर की टोपी भी पहन ली। ये फिल्म थी वेद। इस फिल्म में जिनीलिया ने 12 साल बाद इनके साथ कमबैक किया था। ये फिल्म एक इमोशनल रोलर कोस्टर थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर मानो आग लगा दी और ये फिल्म ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रोसिंग मराठी फिल्मों में से एक बन गई। और एक डायरेक्टर के तौर पर रितेश ने ये बात साबित कर दी कि इनमें स्टोरी टेलिंग की एक गहरी समझ है। अब ये मजबूरी रही हो या नहीं रही हो, लेकिन ये एक ब्रिलियंट बिजनेस और एक क्रिएटिव डिसीजन जरूर साबित हुई। यहाँ रितेश को वो क्रिएटिव फ्रीडम मिला जो बॉलीवुड में शायद रितेश देशमुख को कभी नहीं मिलता। और लोगों को एक बात समझ आ गई थी कि रितेश सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक क्रिएटिव, एक डायरेक्टर और एक विजनरी पर्सन है जो मराठी सिनेमा के किंग बन गए। तो आज साल 2025 में रितेश देशमुख कहां खड़े हैं? ये एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर होने के साथ साथ एक फैंटास्टिक होस्ट भी हैं। इन्होंने आईफा और जी सिने अवार्ड्स जैसे शोज को अपने विट और अपने चार्म से काफी ज्यादा इम्प्रेसिव और यादगार बना दिया। रेड 2 और हाउसफुल 5 जैसी फिल्मों से ये सक्सेस की नई गाथा लिख रहे हैं। तो साथ ही साथ राजा शिवाजी जैसी फिल्मों से ये मराठी फिल्मों में अपना दबदबा कायम रखने की प्लानिंग भी कर चुके हैं। फिल्मों के अलावा रितेश और जिनीलिया ने इमेजिन मीट्स नाम से एक प्लांट बेस्ड मीट कंपनी चालू की है। साल 2016 में लातूर में सूखे की मार झेल रहे लोगों के लिए रितेश ने 25 लाख रुपए का डोनेशन भी दिया था। वहीं साल 2019 में आए महाराष्ट्र में बाढ़ के दौरान भी इन्होंने जिनीलिया के साथ मिलकर 25 लाख रुपए डोनेट किए थे। रितेश और जिनीलिया ने अपने ऑर्गन्स डोनेट करने का फैसला किया है और साल 2024 में पेटा ने रितेश को मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन मैन का टैग भी दिया है। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इनकी नेट वर्थ आज करीब 140 करोड़ से भी ज्यादा है और रितेश देशमुख इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी हैं। रितेश देशमुख की कहानी रियलिटी और परसेप्शन की कहानी है। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा मेन लीड हीरो ही हों। फिर भी अगर आप में जज्बा है, आप में संघर्ष करने की क्षमता है, तो आप सक्सेस को अपनी टर्म्स पर रीडिफाइन कर सकते हैं। दरअसल रितेश देशमुख कोई जोक नहीं है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें समझने में हमें थोड़ा वक्त लग गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रितेश देशमुख और जिनीलिया डिसूजा, क्या ये दोनों बॉलीवुड के अंडररेटेड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं? इन दोनों की जोड़ी आपको कैसी लगती है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर इन पर फिल्माया कोई गाना आपको पसंद हो तो उसे भी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट के बगल में हाइप का बटन है। हाइप का बटन दबाकर
हमारा उत्साह वर्धन कीजिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।